हेलो स्टूडेंट, आई होप यू आर फाइन। आई वेलकम यू ऑन माय कॉर्नर। आज हम कक्षा 8 की विज्ञान का अध्याय नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ हम सूक्ष्मजीव के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे मित्र होते हैं अथवा शत्रु होते हैं, ये भी जानेंगे। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। इस पाठ्यक्रम के अंदर हमें सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं, सूक्ष्मजीवों के वर्ग, सूक्ष्मजीव और हम, हानिकारक सूक्ष्मजीव, खाद्य परिरक्षण और नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो हमें बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं दिखाई देते। इन्हें सूक्ष्मजीव कहते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में जब हम ब्रेड को रखकर छोड़ देते हैं तब यह सड़ने लगता है। इसकी सतह काले सफेद धब्बों से ढक जाता है। इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से देखने पर ये काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देती हैं। सूक्ष्मजीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। इनमें से कुछ जीव जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्मजीव कहते हैं। सूक्ष्मजीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। यह वर्ग है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल। हमारे चारों ओर पेड़ पौधे, जीव जंतु, सजीव निर्जीव हर चीज हमने देखा है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें साधारण आंखों से दिखाई नहीं देती। यह बिना यंत्र की सहायता से हम देख नहीं पाते। इन्हीं जीवों को हम सूक्ष्मजीव कहते हैं। आपको याद होगा कि जब आप कभी ब्रेड कुछ दिनों के लिए रख देते हैं तब ब्रेड पर आपको काले और सफेद टाइप के कुछ सड़न और गलन सी संरचना दिखने लगती है। ये संरचनाएं सूक्ष्मजीवों के कारण उत्पन्न होता है। ये कवक होते हैं। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं तथा इनके बारे में जानते हैं। हमारे सामने उल्टे हाथ पर स्पाइरल जीवाणु दिखाई दे रहा है तथा दाएं हाथ पे छड़नुमा जीवाणु दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों जीवाणुओं के प्रकार हैं। आगे वाली स्लाइड में हम देखेंगे शैवाल। हम 2 प्रकार के शैवाल देख रहे हैं। इसमें क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा है तथा इसके बाद प्रोटोजोआ जो कि अमीबा और पैरामीशियम है। इसके बाद हम कवक के बारे में देखते हैं। कवक राइजोपस, पेनिसिलियम और एस्परजिलस है। इसमें राइजोपस जो हमारा कवक है यही ब्रेड मोल्ड है और जब ब्रेड अत्यधिक नमी के कारण सड़ जाती है यही राइजोपस कवक उस पर उपस्थित होते हैं। यही वो सूक्ष्मजीव होते हैं जो ब्रेडों के ऊपर उपस्थित होते हैं। चलिए आगे की स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हम विषाणु के बारे में जानते हैं। विषाणु भी सूक्ष्मजीव होते हैं, परंतु वह और सूक्ष्मजीवों से भिन्न होते हैं क्योंकि वह परपोषी होते हैं। परपोषी का अर्थ है वह जो पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर करता है। आपने पिछली कक्षाओं में परपोषी तथा स्वयंपोषी के बारे में पढ़ा होगा। स्वयंपोषी अर्थात पेड़ पौधे ये वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आपको पता होगा कि पेड़ पौधे प्रकाश, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं, जबकि दूसरे जीव जंतु भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं तथा अन्य मांसाहारी जीव जंतु भोजन के लिए अन्य जंतुओं पर निर्भर होते हैं। इंसान भी परपोषी है। यह अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं पर निर्भर होता है। इसी प्रकार वायरस भी परपोषी में वृद्धि करते हैं, परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। कुछ सामान्य रोग जैसा कि जुकाम, इन्फ्लुएंजा, अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होता है। यदि विषाणु सजीवों के संपर्क में आ जाता है तो वह सजीवों जैसा व्यवहार करने लगता है और यदि संपर्क में नहीं रहता है
तो वह निर्जीव जैसा व्यवहार करता है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा विषाणु आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पर। कुछ विशेष रोग जैसा कि पोलियो एवं खसरा भी विषाणु वायरस द्वारा होता है। आपने खसरा के बारे में तथा पोलियो के बारे में बचपन में सुना होगा। पोलियो का उन्मूलन टीकाकरण के द्वारा संभव हुआ, जिसे पल्स पोलियो कहा जाता है। 2 बूंद जिंदगी की, आपको याद होगा। आइए आगे खसरा के बारे में जानें। खसरा एक प्रकार का वायरल संक्रमक है। इसमें श्वसन प्रणाली को प्रभाव पड़ता है। यह एक संक्रामक बीमारी है। यह छींक एवं खांसी से फैलता है। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है। आइए अब अतिसार के बारे में जानते हैं। अतिसार, जिसे डायरिया भी कहते हैं, इसके अंदर रोगी को बार बार मल त्यागना पड़ता है। इसमें दस्त होते हैं। अतिसार होने के कारण डिहाइड्रेशन यानी जलहास्य हो जाता है। आइए अब मलेरिया के बारे में जानते हैं। यह प्रोटोजोआ परजीवी बीमारी है। यह मादा एनोफ्लीज नामक मच्छर से फैलता है। मलेरिया होने पर रक्तहीनता, खून की कमी यानी एनीमिया के लक्षण उभरते हैं। बुखार, सर्दी जुकाम, चक्कर आना, सांस फूलना इसके लक्षण हैं। टाइफाइड एवं क्षय रोग, टीबी, क्षय रोग को हम टीबी भी कहते हैं, जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। आइए अब टाइफाइड के बारे में जानें। टाइफाइड एक गंभीर बीमारी है। यह जीवाणु पानी तथा खाने से शरीर के अंदर जाता है। बुखार, सर दर्द, जी मचलाना, पेट दर्द आदि इसके लक्षण हैं। आइए अब क्षय रोग के बारे में जानते हैं। क्षय रोग, जिसे ट्यूबरक्लोसिस भी कहते हैं, इसे टीबी भी कहा जाता है। यह बहुत घातक बीमारी है। इसमें जीवाणु फेफड़ों पर हमला करते हैं, लेकिन ये शरीर के अन्य भागों को भी प्रभावित करता है। पुरानी खांसी के साथ खून वाला थूक, बुखार, रात को पसीना, वजन घटना इसके लक्षण हैं। यदि इलाज ना कराया जाए तो व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। इसे पहले चक्षमा यानी खा जाने वाला रोग कहते थे। एमडीआर दवाओं के रूप में टीबी के लिए प्रयुक्त होता है। आइए अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हमने सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण किया है। सूक्ष्म जीवों को हमने 4 भागों में बांटा है। पहला है इसमें जीवाणु, दूसरा है कवक, तीसरा प्रोटोजोआ और चौथा शैवाल है। जीवाणु के अंदर स्पाइरल जीवाणु तथा छड़नुमा जीवाणु आते हैं, जो हमने अभी पढ़ा है। जीवाणु की वजह से टाइफाइड एवं क्षय रोग होता है। जीवाणु एक कोशिकीय जीव होते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने स्पाइरल जीवाणु है तथा इसके बाद ये छड़नुमा जीवाणु है। आइए आगे देखते हैं कवक के बारे में। कवक के अंदर हमने राइजोपस, पेनिसिलियम और एस्परजिलस के बारे में पढ़ा है। यह बहुकोशिकीय जीव होते हैं। आप इसमें देख सकते हैं राइजोपस, पेनिसिलियम और एस्परजिलस। आगे बढ़ते हैं प्रोटोजोआ की तरफ। प्रोटोजोआ के अंदर हमने अमीबा, पैरामीशियम के बारे में पढ़ा है। यह अतिसार तथा मलेरिया फैलाता है। यह एक कोशिकीय जीव है। इसके अंदर अमीबा और पैरामीशियम आते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं शैवाल की ओर। शैवाल में हमने क्लोमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा पढ़ा है। यह एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों होते हैं। क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा देख सकते हैं। चलिए आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। यहाँ हम सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनके बारे में पढ़ते हैं और फिर इसको समझेंगे। सूक्ष्मजीव एक कोशिकीय हो सकते हैं, जैसा कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ होते हैं, अथवा ये बहुकोशिकीय हो सकते हैं, जैसा कि शैवाल एवं कवक होता है। यह बर्फीली, शीत से उष्ण स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जीव जंतु के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्मजीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं।
तो दोस्तों सबसे पहले हम एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय को समझते हैं। एक कोशिक का मतलब होता है ऐसा जीव जिसमें केवल एक ही कोशिका हो, जैसा कि आपको बताया गया है कि जीवाणु, शैवाल और प्रोटोजोआ। जबकि बहुकोशिकीय का मतलब होता है जिसमें एक से ज्यादा सेल हो, वह बहुकोशिकीय जीव कहलाता है। जैसा कि इंसान एक बहुकोशिकीय जीव है। तो सूक्ष्म जीव यह कठिन से कठिन परिस्थितियों में कहीं भी किसी भी मौसम में कितनी भी बर्फ पड़े ये वहां पर भी रह सकते हैं। इसके अलावा ये मरुस्थल तथा दलदल में भी पाए जाते हैं। ये इंसान तथा जीव जंतु के शरीर में, पेड़ पौधे में भी पाए जाते हैं। कुछ जीव सजीवों पर निर्भर करते हैं तथा कुछ स्वतंत्र रूप से भी पाए जाते हैं। अमीबा ऐसा सूक्ष्म जीव है जो अकेले रह सकता है। अमीबा एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। चलिए अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हम सूक्ष्म जीव और हम अपने बारे में चर्चा करेंगे। सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक हैं तथा कुछ अन्य हानिकारक हैं। हानिकारक सूक्ष्म जीव हमारे लिए रोग के कारक होते हैं। मित्रवत सूक्ष्म जीव, ये वो सूक्ष्म जीव है जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं तथा हमारे जीवन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए जानें इनके बारे में। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। प्राचीन काल में सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने के लिए किया जाता था। आज भी हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में करते हैं। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अपशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि का अपघटन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं। जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। आपने पिछले अध्याय में मिट्टी की उर्वरता के बारे में पढ़ा होगा। इसमें नाइट्रोजन की उपस्थिति सूक्ष्म जीव की वजह से ही होता है। आइए विष्ठा के बारे में जानें। विष्ठा का अर्थ होता है गोबर, मलमूत्र इत्यादि। यहाँ हमने सूक्ष्म जीवों के मित्रवत गुणों के बारे में पढ़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दही एवं ब्रेड का बनना। आपने घर में सुना होगा कि दही को जमाने के लिए गर्म गुनगुने दूध में थोड़ी सी दही मिला दी जाती है। उसके बाद जब हम सुबह देखते हैं तब हमें पूरे दूध का दही बना हुआ मिलता है। कभी सोचा है आपने कि घर में गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही क्यों मिलाया जाता है, जिससे दही जम जाती है? ऐसा क्यों होता है? दही में अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, जिसमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है, जो दही को दूध में परिवर्तित कर देता है। वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। जीवाणु पनीर, चीज, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक होते हैं। क्या आपको पता है रवा, जिसे सूजी कहते हैं, इडली एवं भटूरों का एक महत्वपूर्ण संगठक दही है? क्यों? आपने रेस्टोरेंट में गए होंगे, वहां पर आपने इडली, भटूरे आदि ऑर्डर किया होगा, तो आपको पता होगा कि इसका एक महत्वपूर्ण संगठक दही है। वीडियो को पॉज करके आप इसका जवाब सोचकर लिख सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। जब मैदा, सूजी इत्यादि में खाने वाला सोडा दही के साथ मिलाया जाता है तो इसमें उपस्थित जीवाणु तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। यही कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले रवा एवं मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। इन्हीं की वजह से भटूरे, इडली आदि फूलते हैं। आइए अगला क्रियाकलाप पढ़ें। एक बर्तन में 1/2 किलोग्राम आटा अथवा मैदा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल से मिलाइए। इसमें थोड़ी मात्रा में ईस्ट पाउडर मिलाकर इसे गूंथ लीजिए। आप 2 घंटे के बाद इसका निरीक्षण करें। आपने क्या देखा, आइए जानते हैं। ईस्ट तीव्रता से जनन करते हैं, श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं, गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। यह बेकिंग उद्योग में ईस्ट के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाया जाता है। जब हम ईस्ट को या सोडा को मैदा में मिला देते हैं
मिलाने के बाद जब इसमें दही मिलाया जाता है, जब हम खट्टा मिलाते हैं तो ये रिएक्शन स्टार्ट कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। यह बुलबुले मैदा का आयतन बढ़ा देते हैं। यह बुलबुले जब मैदे में से निकलते हैं तो ये धीरे धीरे करके मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। इसी ईस्ट के कारण ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक आदि बनाए जाते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सूक्ष्मजीव का बेकिंग उद्योग में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए सूक्ष्मजीवों का वाणिज्यिक उपयोग देखते हैं। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है। जौ, गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित की यह क्रिया किण्वन अथवा फॉर्मेंटेशन कहलाती है। आप याद रखिएगा, अल्कोहल में परिवर्तन की क्रिया किण्वन अथवा फॉर्मेंटेशन कहलाती है। लुई पाश्चर ने किण्वन की खोज 1857 ईस्वी में की थी। आप इनका चित्र इधर राइट हैंड साइड पर देख सकते हैं। इन्होंने किण्वन की खोज 1857 में की थी। आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। यहाँ हम सूक्ष्मजीवों के औषधीय गुण के बारे में पढ़ेंगे। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्मजीव है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक हैं। इन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्मजीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अन्य रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाते हैं। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। आप अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को दाईं तरफ तस्वीर में देख सकते हैं। चलिए सूक्ष्मजीवों के औषधीय गुण को समझते हैं। सूक्ष्मजीवों की वजह से हमें एंटीबायोटिक मिलता है। यह वो औषधि होती हैं जो बीमारी पैदा करने वाली सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देती हैं तथा बीमारी की वृद्धि को होने से रोकता है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्मजीवों का संचरण होने से रोकना है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रित के लिए भी किया जाता है। ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर प्रतिजैविक की दवाएं लेनी चाहिए तथा उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब इसकी आवश्यकता नहीं है, अगली बार जब आप बीमार होंगे और आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु भी नष्ट कर देता है। सर्दी, जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं होते क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होता है। आइए वैक्सीन के बारे में जानें। वैक्सीन अर्थात टीका। टीका बचपन में आप सब लोगों के लगा होगा, जिसमें आपको पोलियो तथा खसरा के टीके लगे होंगे। यह हमें भविष्य में होने वाले पोलियो तथा खसरा के रोगों से बचाता है। आइए इसके प्रोसेस को, इसकी विधि को समझें। जब रोगकारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वह सूक्ष्मजीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्मजीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके
रोग कारक को नष्ट कर देती है। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है तथा रोग कारक सूक्ष्मजीव से हमारी रक्षा होती है। इस प्रकार टीका अर्थात वैक्सीन कार्य करता है। हैजा, क्षय, चेचक, हेपेटाइटिस, हैजा, चेचक, क्षय रोग, हेपेटाइटिस जैसी अनेकों बीमारियों को वैक्सीन के द्वारा रोका जा सकता है। टीका में शरीर को यह याद कराते हैं कि यदि कोई सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश कर जाए तो उससे कैसे मुकाबला करें। टीके में हमें मृत या निष्क्रिय सूक्ष्मजीव को हमारे स्वस्थ शरीर में प्रवेश कराया जाता है। इस दौरान हमारे शरीर के सेल या कोशिका उससे मुकाबला करने के लिए प्रतिरक्षी उत्पन्न करते हैं जो रोग कारक को नष्ट कर देता है। इस प्रकार टीका कार्य करता है। आइए अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। आप राइट हैंड साइड पर एडवर्ड जेनर को देख सकते हैं। सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता है। आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए टेलीविजन एवं समाचार पत्रों में पल्स पोलियो के टीकाकरण के विज्ञापन आपने देखे होंगे। इसका मुख्य टाइटल 2 बूंद जिंदगी की है। पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक टीका वैक्सीन है। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों से चेचक का उन्मूलन हो गया। आजकल सूक्ष्मजीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है जिसमें मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है। आइए अगले स्लाइड की ओर मूव करें। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। मित्रवत सूक्ष्मजीव हमारे लिए मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि का भी एक कारण होता है। कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। उन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। आप इस चित्र में नाइट्रोजन स्थिरीकारक नीले हरे शैवाल को देख सकते हैं। आइए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। पर्यावरण का शुद्धिकरण। इसको हम एक क्रियाकलाप के द्वारा समझेंगे। 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दीजिए जिन्हें A अथवा B से चिन्हित कीजिए। A गमले में पौधे का कचरा भर दीजिए तथा दूसरे गमले में जिसका नाम B है पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें अथवा प्लास्टिक के टूटे खिलौने इत्यादि भर दीजिए। उन्हें एक और रख दीजिए। 3-4 सप्ताह बाद आप इसका प्रेक्षण कीजिए। गमला A के पादप अपशिष्ट का अपघटन हो गया। यह कैसे हुआ? सूक्ष्मजीवों द्वारा पादप अपशिष्ट का अपघटन कर उसे खाद में बदल दिया गया। इस प्रक्रिया में बने पोषक पौधे द्वारा पुनः उपयोग किए जाते हैं। क्या आपको ध्यान है कि गमला B के पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलों एवं खिलौने से टूटे हुए टुकड़ों में इस प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ? सूक्ष्मजीव उन पर क्रिया करके खाद में परिवर्तित नहीं कर सकते। आप अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को सड़ते हुए पादप व कभी-कभी सड़े हुए जंतुओं के रूप में देखते हैं। कुछ समय बाद वह विलुप्त हो गया। उसका मुख्य कारण है कि सूक्ष्मजीव मृत जैविक अपशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। ये पदार्थ अन्य पौधे एवं जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग कर लिए जाते हैं। इस प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंध युक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्मजीवों का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण कर सकते हैं। दोस्तों, आगे हमें हानिकारक सूक्ष्मजीवों के बारे में पढ़ना है। यह हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप लाइक बटन पर क्लिक करें तथा अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें। वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका समय शुभ हो।